नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के अंक में हम बात करेंगे पंच तत्व के प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता को उजागर करने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन की। बताएंगे कैसे कृषि क्षेत्र में बढ़ती श्रमिकों की कमी को दूर कर सकता है भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा तैयार उपज संग्रहण मॉडल। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। पंच महाभूत पर आधारित जीवन के लिए आकाश राष्ट्रीय सम्मेलन देहरादून में सफलतापूर्वक संपन्न। विशेष स्वच्छता अभियान 2 के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का योगदान। संबंधित विभागों और संस्थानों ने बड़ी संख्या में निपटाए लंबित मामले। डिजिटलीकरण से मिला अभियान को बल। जल निकायों की सफाई के लिए स्कूली छात्रा ने तैयार किया सिटी ट्रैश स्कीमर। ड्रेनेज क्लीनिंग के दौरान स्वास्थ्य और जन हानि के खतरे को भी दूर करेगा ये रोबोट आधारित स्वचालित मॉडल। और भारतीय शोधकर्ताओं ने उपज परिवहन के लिए तैयार की मोनोरेल आधारित प्रणाली खेतों को खाली करने के लिए श्रमिकों की कमी की समस्या को दूर करेगा। IIT मद्रास का ये नवाचार। और अब खबरें विस्तार से। युवा पीढ़ी को प्राचीन भारतीय ज्ञान से परिचित कराने के लिए शुरू की गई पंच महाभूत आधारित श्रृंखला के तहत देहरादून में जीवन के लिए आकाश शीर्षक से राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 4 से 7 नवंबर को हुए इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर AK सूद ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर आकाश तत्व पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। पेश है ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। उत्तरांचल विश्वविद्यालय कैंपस देहरादून में आयोजित जीवन के लिए आकाश राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालयों और विभागों द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और स्वदेशी संस्था विज्ञान भारती सहित उत्तराखंड राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद और अंतरिक्ष विभाग के सचिव S सोमनाथ सहित देश भर से विशेषज्ञों और मशहूर वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। ये जो शिखर पर पहुंचने की बात है 25 साल के बाद, that will happen by combining both the tradition and the modern to get the best of the both. And as I said, हमारे पास वो समय है जो दुनिया के पास नहीं। और उसके ऊपर एक सुखद बात यह है, the world is looking up to us. दुनिया हमसे क्यूज लेने को तैयार है, हमारे निष्कर्षों का इस्तेमाल करने को तैयार है। अब सिर्फ हमें अपने आप को तैयार करना है। The world is ready to be led by us. Are we ready to lead the world? और अगर वो हो जाएगा तो 25 वर्ष के बाद निश्चय ही, जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमारे आगे लक्ष्य रखा है, हम शिखर पटल पर भी होंगे और वो स्थिति पर होंगे जहां बाकी की दुनिया हमारे यहाँ आकर के पंचभूत का ज्ञान लेने आएगी। देश में वैदिक ज्ञान पंच महाभूत के आधार और आज के विज्ञान से उसके संबंध को जोड़ने के लिए इस तरह के सम्मेलनों की पहल की गई है। इनमें से आकाश तत्व को लेकर आयोजित जीवन के लिए आकाश कार्यक्रम में विभिन्न विषयों के तहत सत्रों का आयोजन किया गया, जैसे पृथ्वी और वायुमंडल, आकाश से संपर्क, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में आकाश की भूमिका, आकाश पर आधुनिक तकनीकों का प्रभाव, आकाश को जानने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, वहनीयता, अनुकूलन और शमन उपाय। हर सत्र को विषय के अनुसार मेहमान विशेषज्ञों ने संबोधित किया। इसके अलावा पैनल डिस्कशन किए गए। प्राचीन ज्ञान आज के आधुनिक विज्ञान से कैसे जुड़ता है और उससे किस तरह आज के विज्ञान का इस्तेमाल कर चुनौतियों के समाधान किए जा सकते हैं, जैसे सवालों पर चर्चा की गई।
हमारे में सस्टेनेबिलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर सेंचुरीज. इट्स नॉट दैट इट हैज ओनली बिकम ए बज़वर्ड नाउ. अभी तो बज़वर्ड हो गया है, आप हर दूसरे शब्द में सस्टेनेबिलिटी जोड़ देते हैं, जबकि हमारी ये जो परंपरा है ये मुद्दतों से सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ही है. अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें, अपने सारे वातावरण को देखें, ऐसा है. फिर भी जबकि हम बहुत ही कम अपनी कंट्री से CO2 को ऐड करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को ऐड करते हैं, बट इट हैज बिकम ए ग्लोबल चैलेंज. इस सम्मेलन के अलावा कार्यक्रम के तहत एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था. इसमें इसरो सहित विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों द्वारा विभिन्न मॉडल और चित्रों द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की ताकत और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया. इसरो रॉकेट मॉडल, पोस्टर्स, प्रश्नोत्तरी सत्रों ने आने वाले लोगों को रोमांचित किया. लोगों को आकाश के रहस्यों से लेकर आज की प्रौद्योगिकी के बारे में जानने का मौका मिला. प्रदर्शनी और सम्मेलन में जाने माने वैज्ञानिकों के अलावा शिक्षाविद, पारंपरिक ज्ञान विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में युवा छात्रों ने हिस्सा लिया. इस आयोजन का उद्देश्य भी यही था कि भारतीय युवा अपनी जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिक विज्ञान को समझें, ताकि आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक बार फिर सबसे आगे हो. भारत सरकार द्वारा लंबित मामलों को निपटाने के लिए चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियान 2 के तहत भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विभागों और उनके सह संस्थानों में भी कई तरह के डिजिटल और पर्यावरण अनुकूल अनुप्रयोगों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर इस अभियान को सफल बनाने का काम किया है. तकनीक का इस्तेमाल कर लंबित मामलों का निपटान करने और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाले इस योगदान पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट. भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियान 2 में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विभागों और सह संस्थानों ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया. इस दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संस्थानों में इस स्वच्छता अभियान को चलाया और लंबित मामलों को निपटाने की मुहिम का समर्थन किया. इसके तहत 180 से ज्यादा स्थानों की सफाई की गई. 8 लंबित संसद आश्वासनों में से 7 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया. डीएसटी ने अपने नवीन पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल भवन में मौजूद रिकॉर्ड रूम को नया रूप दिया. डीएसटी और उससे जुड़े संस्थानों ने कुल मिलाकर 1,16,000 फाइलों की समीक्षा की और 48,500 फाइलों को हटा दिया गया. कुशल प्रबंधन के लिए पुरानी फाइलों की समीक्षा कर उन्हें कुल 596 ई फाइलों में बदल दिया गया. डीएसटी के पुस्तकालय में अभिलेखों तक पहुंच को आसान और सक्षम करने के लिए सूची का डिजिटलीकरण किया गया है और लगभग 12,000 अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया. डीएसटी और उसके अधीनस्थ संस्थानों द्वारा इस कार्य में 86,000 वर्ग फीट से ज्यादा जगह खाली की गई और इससे 23,10,000 से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ. The Department of Science and Technology, our subordinate offices, autonomous institutes across the country. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और देश भर में इसके अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संस्थानों में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष स्वच्छता अभियान 2 को अंजाम दिया. शुरू में हमें 140 जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाने का अनुमान था, लेकिन यह लक्ष्य से आगे निकल गया है, जिसके लिए मैं अपने सभी सहयोगियों को बधाई देता हूँ. हम 180 से अधिक साइट्स को साफ करने में सक्षम रहे हैं. डीएसटी और उसके अधीन संस्थानों ने कुल मिलाकर लगभग 1,16,000 फाइलों की समीक्षा की और 48,500 फाइलों को हटा दिया. कुशल जगह प्रबंधन के लिए पुराने अभिलेखों की छटाई की जा रही है. हमारे पुस्तकालय में अभिलेखों तक पहुंच को आसान करने के लिए इन्वेंट्री को डिजिटल किया गया है और लगभग 12,000 रिकॉर्ड डिजिटल हो चुके हैं.
and about 12,000 records have been already digitalized. विशेष स्वच्छता अभियान 2 का उद्देश्य मैनुअल वर्कलोड को कम कर लंबित मामलों और दफ्तरों में फाइलों के अंबार को कम से कम करना था। इसी कड़ी में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB ने भी अपना एक अकादमिक पोर्टल लॉन्च किया। ये क्लाउड आधारित डेटाबेस पोर्टल छात्र समुदाय से जुड़ी सभी सूचनाओं को केंद्रीकृत करेगा। इससे बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, कार्यक्षमता सुधार और पारदर्शिता में वृद्धि होगी। RCB और संबद्ध संस्थानों में छात्रों से संबंधित सभी शैक्षणिक गतिविधियां जैसे छात्र प्रोफाइल, उपस्थिति, असाइनमेंट, पाठ्यचर्या, कैरिकुलम, शोध प्रस्ताव, प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक प्रगति की ट्रैकिंग तक सभी पेपरलेस तरीके से अकादमिक पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। इस पहल से प्रतिवर्ष प्रति छात्र अनुमानित 30 किलोग्राम कागज का खर्च रोका जा सकेगा, जो पेड़ों की कटाई और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में एक महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। The Government of India has announced a special campaign. भारत सरकार ने स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने पर ध्यान देने के साथ लंबित मामलों से निपटान के लिए एक विशेष अभियान की घोषणा की है और मुझे खुशी है कि क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र ने छात्रों के लिए एक पोर्टल बनाने की कोशिश में इस पहल को आगे बढ़ाया है, जो उपयोगकर्ताओं के अनुकूल है और क्लाउड इनेबल्ड है। उन्हें अपनी गतिविधियों से संबंधित मामलों के लिए वेब आधारित और ऐप आधारित दोनों का उपयोग करने की अनुमति दी है, जिसका वे हिस्सा बनने जा रहे हैं। यह शानदार शुरुआत है और वास्तव में हमें इन गतिविधियों को और अधिक करना चाहिए। इसे विशेष अभियान मोड तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भविष्य की जीवन शैली होना चाहिए। Are taking a tremendous initiative ahead in all areas of facets of life. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक और महत्वपूर्ण संस्थान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में भी विशेष स्वच्छता अभियान का उत्साह देखने को मिला। विभाग के अधीन CSIR और विभिन्न प्रयोगशालाओं में पेपरलेस कामकाज को बढ़ावा देने के साथ विभिन्न स्वच्छता और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए और बड़ी तादाद में लोक शिकायतों और लंबित मामलों को निपटाया गया। 23,000 से ज्यादा फाइलों की समीक्षा कर उन्हें 1,066 ई-फाइलों में बदल दिया गया। इन उपलब्धियों को पोर्टल पर भी अपलोड किया गया है। 22,65,000 रुपए से ज्यादा का कबाड़ हटाकर कार्यालयों में 11,36,000 वर्ग फीट क्षेत्र खाली कराया गया, जिसे अब अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस योगदान से न सिर्फ स्वच्छता अभियान को बल मिलेगा, बल्कि एक पारदर्शी गुड गवर्नेंस प्रक्रिया को स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। जल निकायों को गंदगी और प्रदूषण से मुक्त करना एक बड़ी समस्या रही है। इसी को देखते हुए एक स्कूली छात्रा ने सिटी ट्रैश स्कीमर नाम से रोबोटिक मॉडल विकसित किया है। इस उपकरण का इस्तेमाल विभिन्न जल निकायों सहित शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने में किया जा सकता है। सौर ऊर्जा संचालित ये उपकरण नगर पालिकाओं और अन्य एजेंसियों के लिए एक किफायती और सटीक समाधान बन सकता है। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। रोबोटिक्स ने मानव श्रम को कम करने और सुरक्षित रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैसे जैसे रोबोटिक्स में प्रगति हो रही है, हर क्षेत्र में अभिनव समाधान सामने आ रहे हैं। यह क्षेत्र युवाओं को भी तेजी से आकर्षित कर रहा है और वो रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर कई तरह के नवीन विचारों को पेश कर रहे हैं। ऐसा ही एक नवाचार है सिटी ट्रैश स्कीमर, यानी शहरी कचरा संग्रहण जलयान। एक स्कूली छात्रा द्वारा तैयार किया गया यह मॉडल पिछले दिनों नई दिल्ली में आयोजित इंस्पायर मानक पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया गया। यह उपकरण पानी पर तैरने वाले ठोस कचरे को बिना मानवीय मदद के इकट्ठा कर उसे पानी से अलग कर सकता है। बैटरी संचालित इस स्कीमर में मोटर चलित लोहे की प्लेट और एक कलेक्टर ड्रम का इस्तेमाल किया गया है, जो किसी भी जल निकाय या शहरी ड्रेनेज सिस्टम से ठोस कचरे को जमा कर बाहर निकाल सकता है। This invention
invention relates to skimmer. यह आविष्कार स्किमर से संबंधित है, जिसका उपयोग शहरों में या नाव पर लगाकर पानी से ठोस अपशिष्ट को इकट्ठा करने और निपटाने के लिए किया जा सकता है। यह विशेष रूप से तैरते हुए मलबे को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह हाइड्रोलिक रूप से संचालित ओपन कन्वेयर किसी भी मोबाइल वाहन पर लगा सकते हैं ताकि पानी पर तैरने वाले कचरे को हटाया जा सके। एक मुख्य पिकअप कन्वेयर सामने से सभी अपशिष्ट सामग्री को उठाता है और मुख्य भंडारण कनेक्टर तक ले जाता है। जब मुख्य भंडारण कनेक्टर पूरी तरह से भर जाता है तो इसे डिस्चार्ज स्थिति में ले जाया जा सकता है, जहां मलबे को ट्रक या किसी अन्य सुविधा में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि इस तरह की तकनीक पर आधारित बड़ी मशीनें मौजूद हैं, लेकिन छात्रा द्वारा तैयार परियोजना देश को जल निकायों को प्रदूषण और गंदगी से मुक्त करने का एक किफायती और सटीक समाधान हो सकता है। ये सौर ऊर्जा आधारित बैटरी चलित सिस्टम है, जिससे ऊर्जा की बचत होगी और इस्तेमाल भी पर्यावरण अनुकूल रहेगा। बैटरी संचालित मोटर से लोहे की प्लेट घूमती है, जो कचरे को जमा कर उसे पीछे लगे कचरा कलेक्टिंग ड्रम में डाल देती है और इस कचरे को पानी से निकालकर उसका उचित निष्पादन किया जाता है। ये समाधान खासकर ड्रेनेज सिस्टम की सफाई में बहुत सहायक होगा। मानव हस्तक्षेप न होने के चलते सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं होगा और कम समय में ड्रेनेज की सफाई की जा सकती है। हमारा मॉडल सौर ऊर्जा का उपयोग स्वैप ऊर्जा संसाधन के रूप में करता है। यह मॉडल पानी से सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थ एकत्र करता है। इस परियोजना के लाभ हैं कम लागत, उपयोग में आसान, पोर्टेबल, कम बिजली की खपत, सौर ऊर्जा का उपयोग और इसे स्वचालित भी बनाया जा सकता है। जल अपशिष्ट की सफाई और जल प्रदूषण लगातार बढ़ रही समस्या है। छात्रा द्वारा दिए गए इस विचार को बड़े स्तर पर विकसित कर इस समस्या का एक सस्ता और कुशल समाधान दिया जा सकता है। हमारे शोधकर्ता प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग कर लगातार आम जनजीवन को सुलभ बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने किसानों के लिए एक कुशल और लागत प्रभावी प्रणाली विकसित की है, जिसका इस्तेमाल कर किसान बिना ज्यादा लेबर के अपनी उपज को खेत से संग्रहण स्थल तक पहुंचा सकते हैं। क्या है यह प्रणाली, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। खेत से उपज या कटाई के बाद बचने वाले अवशेषों को हटाना कृषि कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन कृषि क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही श्रमिकों की कमी ने इसे एक समस्या बना दिया है। इसके लिए किसानों को ज्यादा समय लगता है और खर्च भी बढ़ जाता है, खासकर ऐसे खेतों में जहां तक किसी वाहन का पहुंचना आसान नहीं होता। ये समस्या और बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने किसानों के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी आधारित उपाय निकाला है। शोधकर्ताओं ने खेत से संग्रहण स्थल या नजदीकी सड़क तक उपज को पहुंचाने के लिए मोनो रेल टाइप प्रणाली विकसित की है, जिसके द्वारा किसान बहुत कम मानव संसाधन का उपयोग करते हुए आसानी से अपनी उपज का परिवहन कर सकते हैं। Indian farmers are facing a severe problem due to shortage of manual labor and this problem. भारतीय किसानों को शारीरिक श्रम की कमी के कारण गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है और यह समस्या भविष्य में और भी विकराल हो जाएगी। इससे सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां प्रभावित होती हैं, विशेष रूप से कटाई के बाद संसाधन संग्रह। इस ऑपरेशन में कृषि उपज को खेत के पास ही सड़क पर स्थानांतरित करना पड़ता है, जो सैकड़ों मीटर दूर हो सकता है। विशेष रूप से पानी से भरे खेत में यह एक गंभीर समस्या है। इसीलिए IIT मद्रास ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ एक किफायती स्वदेशी और निर्माण में आसान कृषि परिवहन प्रणाली बनाई है, जो हल्के वजन वाली मोनोरेल प्रणाली पर आधारित है। Lightweight monorail system. शोधकर्ताओं ने खेत से गंतव्य तक कंक्रीट के खंभों पर मोनोरेल टाइप केबल वे बिछाने का काम किया। इसमें लोहे के फ्रेम में एक पेट्रोल चलित इंजन और पीछे उपज को लटका सकने योग्य हैंगर नुमा फ्रेम ट्रॉली को जोड़ा गया है। इन ट्रॉलियों में गन्ना
केले के गुच्छे या धान जैसी उपज को लटकाया जाता है और ये उपज आसानी से बिना मानव श्रम और ज्यादा लागत के संग्रहण स्थलों तक पहुंच जाती है। खास बात यह है कि ये केबल वे बहुत कम जगह लेती है और रास्तों की रुकावटें भी इसे प्रभावित नहीं करती। इसको लागू करने में पर्यावरणीय नुकसान भी नहीं होता। अभी तमिलनाडु के करूर जिले में ये प्रणाली परीक्षण के तौर पर लगाई गई है, जिसके बाद इसे बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। Advantage of the system is that it can be इस extended. प्रणाली का लाभ यह है कि इसे और अधिक रेल जोड़कर किसी भी दूरी तक बढ़ाया जा सकता है और इस प्रणाली को चलाने के लिए आपको दोनों छोर पर 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है। इसे एनजीओ की मदद से करूर जिले के गांव में लागू किया गया है और यह बहुत अच्छा काम कर रहा है। भविष्य में हम इसे और विस्तारित करने की योजना बना रहे हैं और पेट्रोल इंजन की बजाय सौर ऊर्जा का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। Instead of petrol engine. फिलहाल परीक्षण के तौर पर इस प्रणाली में पेट्रोल चलित इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे अब सौर ऊर्जा चलित इंजन में बदलने पर काम किया जा रहा है। साथ ही इस रेल को जरूरत के अनुसार कई किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इस परिवर्तन से ये फसल और उपज को ले जाने की सबसे किफायती स्वचालित प्रणाली बन जाएगी। इस नवाचार ने सारे देश के किसानों के लिए एक कुशल और सस्ता समाधान उपलब्ध करा दिया है, जो किसानों की मुश्किलों को कम कर उनकी आय में वृद्धि का भी साधन बन सकता है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। वैश्विक महामारियों की चुनौतियों को देखते हुए इनसे निपटने के उपाय विकसित हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब लार के नमूनों के सीधे संग्रह के लिए एक किट का विकास किया जा रहा है। भारतीय मेडिटेक कंपनी द्वारा किए जा रहे इस शोध के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड चेन्नई स्थित क्रिया मेडिकल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को 4 करोड़ का लोन प्रदान करेगा। ये कंपनी संक्रामक रोगों और कैंसर की स्क्रीनिंग के आणविक निदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट मीडिया कंपनी के साथ मिलकर लार संग्रह किट का निर्माण और व्यावसायीकरण करना चाहती है। मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट मीडिया उपयुक्त प्रयोगशाला को आरएनए आइसोलेशन प्रोटोकॉल को छोड़ने में सक्षम बनाते हुए डीएनए आइसोलेशन की सुविधा प्रदान करता है। ये नई किट नमूना संग्रह के समय ही वायरस को निष्क्रिय कर देती है, जिससे संक्रमण के आकस्मिक प्रसार से बचा जा सकता है। इसके अलावा इस नई तकनीक से रोगी को घर बैठे परीक्षण की सुविधा मिल जाएगी। इस विधि में परिवहन के दौरान कड़े तापमान की स्थिति में नमूने को संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में तपेदिक और स्तन कैंसर जैसे रोगों के निदान में मदद मिलेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जापान एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से एक नई एनोड सामग्री की खोज की है, जो लिथियम आयन बैटरी के जीवन चक्र को बढ़ाने और फास्ट चार्जिंग सुनिश्चित करने में मददगार हो सकती है। ये खोज बैटरी आधारित उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों को अल्ट्रा फास्ट गति से चार्ज करने में सहायक होगी। इस 2D एनोड सामग्री को टाइटेनियम डाइबोराइड से प्राप्त नैनो शीट का उपयोग करके विकसित किया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि इस नवाचार में प्रयोगशाला से वास्तविक जीवन में रूपांतरण की क्षमता है। लिथियम आयन बैटरी में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में एनोड सामग्री होती है, जो बैटरी सेल में कैथोड सामग्री से जुड़ी होती है। ये एनोड सामग्री बैटरी के चार्ज या डिस्चार्ज चक्र के दौरान लिथियम आयन इंटरकलेशन डी इंटरकलेशन को सक्षम करती है। नैनोशीट आधारित एनोड सामग्री द्वारा ज्यादा सक्षम लिथियम आयन बैटरी बनाई जा सकती है, जो अन्य लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के साथ लंबी दूरी तक चलने की सुविधा प्रदान करेगी। भारतीय शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके आधार पर इस बात का आकलन किया जा सकेगा कि जांघ की हड्डी का फ्रैक्चर सर्जरी के बाद किस प्रकार और किस सीमा तक ठीक हो सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमुलेशन मॉडल पर आधारित यह तकनीक
सर्जरी के बाद जांघ की हड्डी के फ्रैक्चर में हो रहे सुधार का आकलन करने में उपयोगी हो सकती है। इसके साथ साथ ये तकनीक सर्जन को फ्रैक्चर उपचार के लिए आवश्यक सर्जरी से पहले सही इम्प्लांट या तकनीक चुनने में भी मदद कर सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि टूटी हड्डियों में सुधार के संबंध में AI मॉडल के आकलन प्रयोगात्मक अवलोकन के अनुरूप पाए गए हैं, जो इसकी विश्वसनीयता को दर्शाते हैं। इस तरह के सटीक मॉडल का उपयोग उपचार के समय को कम कर सकता है और उन रोगियों के लिए आर्थिक बोझ और दर्द को कम कर सकता है जिन्हें जांघ के फ्रैक्चर के उपचार की आवश्यकता होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सहयोग से आयुष मंत्रालय के भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्माकोपिया आयोग ने पिछले दिनों 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। देश में ये अपनी तरह का पहला कार्यक्रम था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत सहित भूटान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, मालदीव, तिमोर लेस्ते और बांग्लादेश के कुल 23 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य पारंपरिक और हर्बल उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रयोगशाला आधारित तकनीकों और विधियों के लिए कौशल प्रदान करना है। आयुष मंत्रालय के विशेष सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक के मुताबिक हर्बल उत्पादों के बढ़ते बाजार के साथ मिलावट और गुणवत्ता के मुद्दे भी तेजी से चिंताजनक होते जा रहे हैं। लैब आधारित गुणवत्ता नियंत्रण में एक रूपता अक्सर विभिन्न भौतिक, रासायनिक और भौगोलिक पहलुओं द्वारा परिवर्तित जड़ी बूटियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में सक्षम होगी। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार A50 सेक्टर 62 नोएडा 201309 उत्तर प्रदेश। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।